अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स के सिलसिले की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि फोरियर सीरीज़ क्या है और एक एग्जांपल की मदद से उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। इंजीनियरिंग में स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें हमें बाज़ औक़ात ऐसे सिग्नल्स से जो है वो वास्ता पड़ता है या ऐसी वेव्स से वास्ता पड़ता है जो पीरियोडिक वेव्स होती हैं, और ऐसे सिग्नल्स जो पीरियोडिक होते हैं और वो पीस वाइज जो है कंटिन्यूस होते हैं। यानी सारी डोमेन पे कंटिन्यूस नहीं होते, उनके कुछ हिस्सों पे जो है वो कंटिन्यूस होते हैं। तो सपोज हमारे पास एक सिग्नल है जो -L से L पे डिफाइंड है, ठीक है। और वो सिग्नल जो है, अगर मैं उसको सपोज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे अगर सपोज -L है और यहाँ पे L है, तो सपोज अगर -L से L तक जो है, -L से 0 तक उसका बिहेवियर इस तरह से है, और फिर 0 से लेकर L तक जो है उसका बिहेवियर इस तरह से है। तो इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम इस तरह का जो सिग्नल है उसको हम पीस वाइज फंक्शन से डिनोट करेंगे। और पीरियोडिक से मुराद ये है कि -L से पीछे और L से आगे बार बार यही पैटर्न जो है इसी गैप के साथ रिपीट होता रहता है। यानी अगर हम f ऑफ x में कोई पीरियड ऐड करें और जितने टाइम्स भी वो पीरियड ऐड करें तो हमारे पास f ऑफ x ही वापस आता है। ये जो p होता है ये हमारे पास पीरियड होता है उस फंक्शन का। तो हम ऐसे पीरियोडिक फंक्शंस या ऐसे पीरियोडिक सिग्नल्स जो आर्बिट्ररी सिग्नल्स हों उनको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइनोसाइडल फंक्शंस में। यानी या तो कॉज में की टर्म्स में लिखते हैं या साइन की टर्म्स में लिखते हैं। तो उस तरह से लिखने को हम फोरियर सीरीज़ कहते हैं। तो फोरियर सीरीज़ में होता ये है कि ये हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं इनको हम साइन या कोसाइन की वेव के थ्रू अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि ये दरख्त की अगर दो ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस पे एक ब्रांच पे सपोज हमने बेल जो है वो बेल चढ़ाई हुई है, और वो बेल जो है यहाँ से ट्विस्ट करती है, ठीक है। और फिर वो ट्विस्ट करते 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 क्या करती है, दूसरे दरख्त पे चली जाती है और वहाँ पे भी ट्विस्ट कर लेती है। तो अब ये बेशक अलग अलग ब्रांचेस थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो बेल ऊपर आई है उसने उनको सिंगल एंटिटी बना दिया है। यानी अब ये हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन की फॉर्म में जो है वो आ गया है। और ये जो बेल है वो असल में अप्रॉक्सीमेशन है इन ब्रांचेस की। और इसमें अगर ऐसा है कि अगर इसकी जो ट्विस्ट्स हैं वो कम है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे भी सिंगल ट्विस्ट लेती है, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे भी सिंगल ट्विस्ट लेती है, तो आप देखें ब्रांच में और जो बेल है उसमें काफ़ी फ़र्क है। यानी वो अच्छी अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। लेकिन ये ट्विस्ट जो होंगे ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही क्या होगा कि जो हमारा कंटिन्यूस सिग्नल होगा वो हमारे पीस वाइज कंटिन्यूस सिग्नल की अच्छी से अच्छी अप्रॉक्सीमेशन होगा। तो जिस तरह से मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास जो भी आर्बिट्ररी सिग्नल है उसको हम कन्वर्ट करते हैं साइनोसाइडल वेव्स में। जिस तरह टेलर सीरीज़ होती है, टेलर सीरीज़ में हम जो फंक्शंस होते हैं जिस तरह साइन है, कोसाइन है, उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉलिनॉमियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो पॉलिनॉमियल्स हैं वो अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़ होती हैं, साइन या कोसाइन या जो भी फंक्शन जिसको हम अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं। तो इसी तरह फोरियर सीरीज़ में हमारे पास क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक फोरियर सीरीज़ है f ऑफ x, और वो पीस वाइज एक फंक्शन है f ऑफ x, और वो पीस वाइज कंटिन्यूस है -L से L तक। तो उसकी जो फोरियर सीरीज़ होगी वो इस फॉर्म में होगी f ऑफ x इक्वल्स टू a नॉट प्लस समीशन गोज फ्रॉम n टू 1 टू इन्फिनिटी a n cos ऑफ n पाई x ओवर l प्लस b n साइन ऑफ n पाई x ओवर l। यानी हम जो भी हमारा फंक्शन है f ऑफ x उसको हमने कोसाइन और साइन की टर्म्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। यानी कोसाइन वेव और साइन वेव की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें यही है कि जिस तरह से सपोज हमने यहाँ पे जो है वो ब्रांचेस ली थी, अब ब्रांचेस पे क्या होगा, दो ट्विस्ट आएंगे। एक ट्विस्ट किसकी वजह से होगा, साइन की वेव की वजह से होगा, और दूसरा ट्विस्ट किसकी वजह से होगा, कोसाइन की वेव की वजह से होगा। तो उन दोनों से जो है वो हमें एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन मिलेगी। तो इसमें याद रखिएगा कि आपको ये डिफरेंट फॉर्म्स में ये फार्मूला मिलता है। कहीं पर जो है यहाँ पे a0/2 लिखा होता है, बाजू का ये n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके ये a n और b n जो है
इसी तरह से लिखा जाता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन सब का जो है वो रिजल्ट जो है वो सेम आता है, यानी वो आपस में इक्विवेलेंट हैं वो जितनी भी फॉर्म्स हैं। तो मैं इस फॉर्म को लेके चलूँगा। इसमें अब ए नॉट है वो मेरे लिए अननोन है, इसी तरह जो ए एन है वो अननोन है, बी एन जो है वो अननोन है। बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। मुझे ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू चाहिए। और ये ए एन, बी एन ये हमारे पास जो हैं फोरियर कोफिशिएंट्स होते हैं। इसी तरह ए नॉट भी, ये भी फोरियर कोफिशिएंट होता है। उनके फॉर्मूले ये हैं कि ए नॉट के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 L लिखते हैं, माइनस L to L इंटीग्रेट करते हैं हम फंक्शन को, ठीक है। और जब हम ए एन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें ए एन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमारे पास फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम बी एन फाइंड कर रहे होंगे तो बी एन में बाकी चीज़ें तो उसी तरह से रहेंगी, ठीक है। लेकिन अब एफ ऑफ एक्स के साथ ये देखें, यहाँ बी एन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर भी एफ ऑफ एक्स के साथ क्या होगा, साइन मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब ये फॉर्मूले जो है ये ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी जो है कॉज और साइन और एफ की जो है उसको यूज़ करके बनाए गए हैं। तो यहाँ मेरा मकसद ये नहीं बताना कि इस थ्योरी की डेवलपमेंट कैसे हुई है, जस्ट ये बताना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो आपने एज इट इज़ ये सीरीज़ जो है अपने माइंड में रखनी है, और ये फार्मूले ए नॉट, ए एन और बी एन के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। और आपने जस्ट क्या करना है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। और उसके साथ आपके पास एल की जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद ये सिंपल क्या हो जाएंगे, इंटेग्रल के क्वेश्चंस बन जाएंगे। यानी ए नॉट इस इंटेग्रल से निकल आएगा, ए एन इस इंटेग्रल से मिल जाएगा, और बी एन जो है वो इस इंटेग्रल से हमें मिल जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास जो है फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज अज्यूम टू हैव अ पीरियड 2π। अभी हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और उसका जो पीरियड है वो हमें जो है गिवन है 2π, और ये फंक्शन जो है -x है जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ये ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है जब x है जब x की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, ये यहाँ पे -x होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये +x होगा। इसको अब हम क्या करना चाहते हैं, फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरवल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। जाहिर है ये 2π है तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, तो ये -π से π तक जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे फंक्शंस देखने हैं जो -L से L पर डिफाइंड होते हैं। तो ये -π से किधर तक जाएगा, π तक जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी हम लिखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसकी आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ऑल दीज थिंग्स। और उसके बाद इसमें जो हमारे पास, याद रखिएगा बार बार एक टर्म आ रही है n πx/L, n πx/L। तो मैं L और n πx/L की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पीरियड 2π है तो 2π का जो हाफ होगा, ठीक है, वो मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, L की इक्वल होगा। तो यहाँ से पाई जो है ये आ गया L की वैल्यू, और वो L की वैल्यू में अगर इधर पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास n πx/L है, यहाँ पे n πx/π आ जाएगा, पाई पाई कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास ये किसकी इक्वल हो जाएगा, nx की इक्वल हो जाएगा। तो इससे ये हुआ कि मैंने n πx/L की भी वैल्यू निकाल ली और L की भी वैल्यू निकाल ली। अब सिंपली इस सीरीज में और इन फोरियर इंटेग्रल्स, ये जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं उनके इंटेग्रल्स में जस्ट मैं क्या करूँगा, ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने वो जगह ब्लैंक छोड़ी हैं जहाँ पर मैंने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास n πx/L की वैल्यू आ जाएगी और इन जगहों पे L की वैल्यू आ जाएगी। तो उनको अगर मैं फिल आउट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह की सिचुएशन जो है वो आ जाती है। अब मैंने सिंपली क्या करना है, 1 बाय 1 इस जो तीनों इंटेग्रल्स हैं इनको सॉल्व करना है और इससे ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी है। जब वो वैल्यूज आ जाएंगी उनको वापस क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो इससे मुझे फोरियर सीरीज मिल जाएगी जो मेरा गिवन या पर्टिकुलर फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं ए नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। ए नॉट का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास 1/2π माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो इसमें अब याद रखिएगा कि जो हमारा फंक्शन है वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है।
तो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर इस इंटीग्रल के अंदर जो है वो वैल्यूज फंक्शन की चेंज हो रही हो तो हमें इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ता है। अगर हम देखें तो हमारा जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, सॉरी माइनस पाई से शुरू होता है और पाई तक जाता है, और इस दौरान नेगेटिव वैल्यूज के लिए और फंक्शन है और पॉजिटिव वैल्यू के लिए और फंक्शन है। तो मैं जीरोस पे जो है इसकी ब्रांचेस बना लेता हूँ। ये पहली ब्रांच है जो माइनस पाई से 0 तक आ रही है, और दूसरी ब्रांच जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर पाई तक जा रही है। पहली ब्रांच के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है वो माइनस एक्स है, तो मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। और जो दूसरी ब्रांच है उसमें फंक्शन की वैल्यू है एक्स, तो मैंने इसलिए लिख लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो अब मैं इस इंटेग्रल को जो ब्रेक करूंगा वो दो इंटेग्रल में होगा, 1/2 पाई बाहर रहेगा और अंदर आ जाएगा माइनस पाई से 0, और एफ ऑफ एक्स की जगह मैं खाली छोड़ता हूँ, यहाँ पे डी एक्स लिख लेता हूँ, प्लस फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू खाली छोड़ता हूँ, यहाँ पे डी एक्स लिख देता हूँ। अब मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसके इंटरवल के लिहाज से एडजस्ट करता हूँ। माइनस पाई से 0 जो है वो इंटरवल जो है उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स लिख दूंगा। फिर 0 से पाई तक जो फंक्शन की वैल्यू वो एक्स है, तो मैं इसको लिख दूंगा। अब जस्ट मैंने क्या करना है, इन इंटेग्रल्स को सॉल्व करना है, इससे मुझे ए नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। जो ए नॉट आएगा वो 1/2 पाई आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर जब इंटेग्रल कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर्ड बाई 2, और उसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, माइनस पाई से 0 तक, प्लस इसका इंटीग्रल जब लूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट आ जाएंगी 0 से पाई तक। इसकी जब आप लिमिट्स पुट कर लेंगे तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद और लिमिट पुट करने के बाद, वो आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2, और वो उसकी जो कैलकुलेशंस है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ ताकि आप उसको कैलकुलेट कर लें। तो ए नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या करनी है, ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए एन का जो इंटेग्रल था वो था 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स। अब इसमें ये होगा कि मैं इसको भी उसी तरह से ब्रेक करूंगा, ए एन आएगा, 1/पाई आएगा, तो अंदर जो इंटेग्रल है क्योंकि एफ ऑफ एक्स अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है तो ये दो इंटेग्रल में ब्रेक हो जाएगा, माइनस पाई टू 0, एफ ऑफ एक्स की जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ, साथ कॉज ऑफ एन एक्स वैसे का वैसे आएगा, प्लस 0 टू पाई, एफ ऑफ एक्स की जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ, साथ आएगा कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ माइनस पाई से लेकर 0 तक जो फंक्शन था वो था माइनस एक्स, और 0 से पाई तक जो फंक्शन था वो था एक्स। अब जस्ट मैंने क्या करना है, इन दो इंटेग्रल्स को सॉल्व करके उनमें लिमिट्स पुट करनी है, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, ए एन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंटेग्रल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये इत्तेफाक से ऐसे आ रहे हैं कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके बाहर लिख दूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे फंक्शन बन जाएंगे। यानी मैं अगर इसको माइनस के बजाय, माइनस इधर के बजाय इधर लिख दूँ तो ये दोनों फंक्शन देखें, ये भी एक्स कॉज ऑफ एन एक्स है और ये भी एक्स कॉज ऑफ एन एक्स है, और इनको सॉल्व करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो करता हूँ एक शॉर्टकट से, और फिर हम जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करके लिमिट्स को पुट कर लेंगे। तो जो शॉर्टकट है वो ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो इसमें हमें एक का डेरिवेटिव लेना पड़ता है और एक का इंटेग्रल लेना पड़ता है, और जो लाइएट या आइलेट जो रूल है, ठीक है, उसकी मदद से आप देख सकते हैं कि किस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना चाहिए। ये एल से मुराद लॉगरिथमिक होता है, आई से मुराद इनवर्स फंक्शंस होते हैं, ए से मुराद अलजेब्राइक, टी से मुराद ट्राइग्नोमेट्रिक, और ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, और इनमें जो लेटर पहले आता है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक्स है और साथ कॉज ऑफ एन एक्स है। एक्स जो है वो अलजेब्राइक है और कॉज ऑफ एन एक्स जो है वो ट्राइग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ ए पहले आता है, इसलिए मतलब है अलजेब्राइक का डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली ट्राइग्नोमेट्रिक का हमें डेरिवेटिव जो है इंटीग्रल लेना पड़ेगा। तो हम शॉर्टकट में ये करते हैं कि एक तरफ डी लिखते हैं और एक तरफ इंटीग्रल का साइन डालते हैं, या आई लिख लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो फंक्शन है, मिसाल के तौर पे यहाँ एक्स है, जिसका डेरिवेटिव लेना वो यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कॉज ऑफ एन एक्स। अब मैं इधर डेरिवेटिव लेता जाऊंगा और इधर इंटीग्रल लेता जाऊंगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका मैं इंटीग्रल लूँ तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा साइन ऑफ
एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। और फिर इसका एक डेरिवेटिव लूँ तो ये आ जाएगा 0, और इसका एक इंटेग्रल लूँ तो ये आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। उसके बाद हम फर्स्ट ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट वैल्यू कैंसिल आउट कर देते हैं और इनको डायगोनल में इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये इसी तरह से चलता रहता है। तो हमारे पास जो इंटेग्रल आएगा x cos ऑफ एन एक्स, वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, वो है x साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, फिर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉज ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर्ड। तो इसका मतलब है कि ये 1/पाई अपनी जगह आएगा, यहां पर आएगा माइनस और अंदर आएगा x साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस कॉज ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर्ड, और इसकी लिमिट आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, -पाई से लेकर 0 तक, ठीक है। और फिर प्लस इसी तरह से इसके लिए भी क्या आएगा, इनसाइड वही वैल्यू आएगी और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से पाई तक आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस कॉज ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अब इसमें जब आप लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है, तो लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास जो ए एन का आंसर आएगा वो इस तरह से आ जाएगा कि ए एन की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/पाई एन स्क्वायर्ड या एन स्क्वायर्ड पाई, अंदर आ जाएगा 2 कॉज ऑफ एन पाई -2। अब याद रखिएगा इसमें जो फॉर्मूले यूज हुए हैं लिमिट्स पुट करते वक्त वो ये हैं कि साइन ऑफ एन पाई हमारे पास हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह आप आगे फर्दर यूज कर सकते हैं कॉज ऑफ एन पाई हमेशा किसके इक्वल होता है, -1/n के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो जो ए एन मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 1/n स्क्वायर्ड पाई, 2 भी कॉमन ले लूँ तो 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1/n -1। तो ये हमने ए एन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी है। आप ए एन की वैल्यू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ए एन की वैल्यू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब इसी तरह से हम बी एन के इंटेग्रल पे जाएंगे, तो बी एन का इंटेग्रल भी उसी तरह से ब्रेक होगा, ठीक है, कि -पाई से 0 तक जाएंगे, फिर 0 से पाई तक जाएंगे और फंक्शन की वैल्यू एक दफ़ा -x पुट होगी और एक दफ़ा x पुट होगी। इसकी जो एवेल्यूएशन है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जब इसको एवेल्यूएट करेंगे तो बी एन की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सीरीज़ थी ओरिजिनल में गिवन f(x), ठीक है, उसमें मैं ये वैल्यूज पुट करता हूँ a0 की, an की और bn की। तो मेरे पास a0 की वैल्यू π/2 आई है, an की वैल्यू ये आई है और bn की वैल्यू ये आई है। जब मैं इनको इस सीरीज में पुट करूंगा तो मेरे पास जो f(x) आएगा वो π/2 प्लस समीशन फ्रॉम n टू इन्फिनिटी 2/n पाई स्क्वायर -1/n -1 कॉज ऑफ nx आ जाएगा, और यही मेरी रिक्वायर्ड सीरीज है। इस तरह से आप किसी भी आर्बिट्ररी पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन जो पीरियोडिक हो उसको आप साइन और कोसाइन की टर्म्स में लिख सकते हैं, और यही फोरियर सीरीज का मकसद है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।